गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या पढ़ रहे तुम लोग? चलिए, हेडिंग डालेंगे क्राइसोफाइटस। 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 ठीक है, क्राइसोफाइटस। पहला नंबर पॉइंट है ये, क्राइसोफाइटस। हेडिंग डाल दिए। आज से हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू डाई एटम के बारे में। सॉरी, क्या बोलते हैं, आज से हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा के टाइप के बारे में। प्रोटिस्टा में जनरल बातें जो था वो आपको बता दिया गया, और आज का क्लास आपको जो मिलेगा इसमें, कल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हाँ, कल के क्लास में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराया गया था, आज हम लोग इसको पढ़ा जाएगा। हेडिंग डाल देंगे पहला नंबर क्राइसोफाइटस सब लोग। और क्राइसोफाइटस के अंतर्गत क्या क्या होता है, तो इट इंक्लूड्स, यानी इसके अंतर्गत होता है, it includes golden algae, it includes golden algae, जिसको हम लोग डेस्मिट्स कहते हैं, डेस्मिट्स भी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स गोल्डन algae, algae एंड डाइएटम, एंड डाइएटम। इसके अंतर्गत गोल्डन एल्गी तथा डाइएटम होते हैं। हिंदी तो हम जैसे जैसे बोलते चलेंगे, आप लोग लिख ही लीजिएगा। यानी इट इंक्लूड्स गोल्डन एल्गी, जिसको डेस्मिट्स, गोल्डन एल्गी को डेस्मिट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स गोल्डन एल्गी एंड डाइएटम। हिंदी क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत, यानी हिंदी हो जाएगा इसके अंतर्गत सुनहरा शैवाल, सुनहरा शैवाल तथा, सुनहरा शैवाल को क्या कहते हैं, डेस्मिड्स। सुनहरा शैवाल, इसके अंतर्गत सुनहरा शैवाल तथा तथा डाइएटम, तथा डाइएटम शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत सुनहरा शैवाल यानी डेस्मिड्स तथा डाइएटम शामिल होते हैं। यानी इसके अंतर्गत कौन कौन होते हैं, क्राइसोफाइटस में डाइएटम और गोल्डन एल्गी के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, डाइएटम और गोल्डन एल्गी। अच्छा, ये जितने भी डाइएटम और गोल्डन एल्गी हैं ये जल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं जी, जल में रहते हैं। चूंकि पिछले क्लास में आपको लिखवाए थे मुख्य रूप से प्रोटिस्टा जो है ये जलीय होते हैं, तो ये जल में रहते हैं, और ये दो तरह के जल में रहते हैं। दे लिव इन फ्रेश वाटर, दे लिव इन फ्रेश वाटर एंड दे लिव इन फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर। यानी ये स्वच्छ जल तथा समुद्रीय जल, ये स्वच्छ जल तथा समुद्री जल, इसी को बाबू बोलिएगा। यहाँ स्वच्छ जल न बोलकर आप लोग बोल दीजिए फ्रेश वाटर को हम लोग कहते हैं अलवणीय जल। क्या कहते हैं जी, अलवणीय जल। अलवणीय जल का मतलब क्या हुआ, अलवणीय जल का मतलब है जिसमें लवण नहीं हो। लवण मतलब पानी नहीं हो। क्या जी, किसका मैसेज आ रहा है, रख लीजिए, घर पे जाकर रिप्लाई दीजिएगा। हाँ, फोन आ रहा है, वो घर वाली की। अच्छा, सब समझ रहे हैं। देखने में कितना भोला भाला लग रहा है ये लड़का, देख रहे हैं। घर वाली का फोन अभी आ रहा है। शादी हो गया क्या बाबू? ये अलवणीय जल, वो मैंने सरकारी संपदा,
अच्छा ठीक ठीक। ये अलवणीय जल तथा तथा लवणीय जल तथा लवणीय जल में रहते हैं। ये अलवणीय जल तथा लवणीय जल में रहते हैं। अच्छा, अलवणीय जल का मतलब क्या हुआ? यानी अलवणीय जल मतलब हुआ जैसे तालाब का पानी, पोखरा का पानी। आप ये मत सोचिएगा फ्रेश वाटर मतलब पीने वाला पानी नहीं बोला गया है। पोखरा का पानी, तालाब का पानी, नाला नली का जो पानी है ये सब आएगा इसके अंतर्गत। यानी कि अलवणीय जल, अलवणीय जल मतलब जिसमें नमक नहीं हो। अच्छा, लवणीय जल यानी कि मेरीन वाटर, इसी को समुद्रीय जल भी कहा जाता है। मेरीन वाटर मतलब समुद्रीय जल। और समुद्र का जल कैसा होता है? लवणीय, यानी कि खारा होता है, तो इसलिए उसको लवणीय जल कहते हैं। तो ये अलवणीय जल तथा लवणीय जल में रहते हैं। भाई अभी हम लोग क्या देखे कि इसके अंतर्गत दो गो जीव का नाम आपको बताए हैं, एगो डाइएटम, एगो गोल्डन एल्गी यानी सुनहरा शैवाल। अब दोनों के बारे में हम आपको क्या बोले हैं कि ये अब दोनों के बारे में ही ना हम बता रहे हैं कि ये अलवणीय जल में भी रहते हैं और लवणीय जल में भी रहते हैं। अब बात आता है कि आखिर ये कौन कहाँ रहता है। जैसे डाइएटम कहाँ रहता होगा और गोल्डन एल्गी कहाँ रहता होगा, ठीक है। बाकी तो हम आपको बता ही दिए कि ये लवणीय और अलवणीय जल में, यानी कि ये मेरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर में। लेकिन अब इसमें से आपको बताना है कौन फ्रेश वाटर में होगा और कौन मेरीन वाटर में होगा। तो अब आइए इसमें हम लोग को देखना है कि कौन कहाँ रहता है। तो मेरीन वाटर लिख कर देखिए, मेरीन वाटर पहले समझ लीजिए, इसको बाद में फिर लिखिएगा। मेरीन वाटर में एरो देकर किसको लिखना है? तो इसमें यानी समुद्रीय जल में हो जाता है डाइएटम। डाइएटम कहाँ रहता है जी? सर समुद्रीय जल में रहता है। समुद्री जल में डाइएटम रहता है। और फ्रेश वाटर में यानी शुद्ध पानी में, मतलब जिसमें नमक का मात्रा नहीं हो, स्वच्छ जल में कौन रहता है जी? अलवणीय जल में गोल्डन अलगी। गोल्डन अलगी का दूसरा नाम क्या है? डेस्मिट्स। अभी लिखवाते हैं, सब पूछा जाता है, याद रखिएगा। डेस्मिट्स यानी कि सुनहरा शैवाल, ये हो गया। तो इस बात को लिख लेना है। मेरीन वाटर, मेरीन वाटर में कौन रहेगा? तो मेरीन वाटर का मतलब क्या हुआ? लवणीय जल। और फ्रेश वाटर अलवणीय जल, लवणीय और अलवणीय जल, डाइएटम और गोल्डन एल्गी। ऊपर हिंदी सबका लिख दिए हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर से हिंदी नहीं ना लिखना होगा। चलिए, किसी का छूटा तो नहीं है ऊपर में? देख लिए? चलिए, हो गया। अब इसमें आप लोग क्या देखिएगा, इनका ये अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि देखिए डाइएटम को देखिएगा, ये सब डाइएटम है जिसका अलग अलग शेप होता है। ये डाइएटम का अलग अलग शेप हो गया। अच्छा, उसी तरह गोल्डन एल्गी को भी आप देख सकते हैं। गोल्डन एल्गी है, ये सब गोल्डन एल्गी है, यानी कि सुनहरा शैवाल हो गया, जिसको हम लोग सुनहरा शैवाल कहते हैं। ठीक है, पानी में ये कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग नाला नाली के पानी में देखे होंगे, या फिर पोखरा तालाब के पानी में आप इसे देखे होंगे। ऊपर में जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये किसका फिगर है? डाइएटम का फिगर है। और नीचे वाला जो फिगर दिख रहा है, ये क्या है जी? ये दोनों के दोनों गोल्डन एल्गी है, यानी कि ये सुनहरा शैवाल है। ठीक है,
सुनहरा सवाल। ये कहाँ रहता है? ये तालाब के पानी में, यानी फ्रेश वाटर बोलने का मतलब हुआ तालाब का पानी, पोखरे का पानी, नाला नाली का पानी। ठीक है, ये सब आपका हो गया क्या? डाइएटम हो गया, जो समुद्र में पाया जाता है और समुद्र का ये चीफ प्रोड्यूसर होता है, यानी कि मुख्य उत्पादक होता है। कौन? समुद्र का सबसे मुख्य उत्पादक कौन होता है? तो डाइएटम। याद रखेंगे, डाइएटम जो है समुद्र का मुख्य उत्पादक होता है। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। कर लिए? यहाँ तक हो गया। अच्छा, एक बात और बताइए, अब डाई एटम के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। डाई एटम जो है भिन्न भिन्न आकार में पाए जाते हैं। दे फाउंड इन डिफरेंट शेप्स, लाइक ये ट्राइएंगुलर होता है, ट्रेंगुलर यानी त्रिकोणीय, त्रिभुज जिसको कहते हैं, त्रिभुज के आकार का होता है। ये आयताकार होता है। ठीक है, ये वृत्ताकार होता है, गोलाकार। ये इलोंगेटेड होता है, लंबवत होता है। ठीक है, त्रिभुजाकार होता है, गोलाकार होता है। देख रहे हैं, वृत्त, ये त्रिभुजाकार, गोलाकार, यानी कि आप इसको बोलिएगा क्या? वृत्ताकार, सर्कुलर। ये इलोंगेटेड होता है, लंबवत यानी लंबा होगा, इलोंगेटेड होगा। कुछ इसमें आपको बोट के शेप का दिखाई देगा, यानी कि बोट बोलने का मतलब क्या होता है? नाव के आकार का, बोट शेप्ड का होता है। तो इनका अलग अलग आकार होता है, यानी ये अलग अलग आकार में पाए जाते हैं। तो लिखेंगे दे फाउंड इन डाइएटम के ही बारे में लिख रहे हैं अभी आप लोग। यह काम करेंगे, छोटा सा एक स्टार पॉइंट करके पहले हेडिंग में लिख लीजिए डाइएटम। डाइएटम तब लिखिए दे फाउंड इन they found in different shapes, they found in different shapes, यानी ये अलग अलग आकार में, ये अलग अलग आकारों में पाए जाते हैं। they found in different shapes, like ये अलग अलग आकार में पाए जाते हैं, जैसे like क्या क्या हो जाएगा बोलिए? ट्रेंगुलर, ट्राइएंगुलर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, rectangular. They found in different shapes like triangular, circular, rectangular, comma boat shaped, etc. ये इलोंगेटेड भी लिख लीजिए, कॉमा इलोंगेटेड और इत्यादि, यानी कि ये अलग अलग आकार में पाए जाते हैं। चलिए हो गया, आगे बढ़े। डाइएटम नोट कर लिए?
चलिए, तो क्या होते हैं? दे फाउंड इन डिफरेंट शेप, यानी ये भिन्न भिन्न आकार में पाए जाते हैं। ये अलग अलग आकार में पाए जाते हैं, जैसे ट्राइंगुलर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, बोट शेप्ड, इलोंगेटेड एटसेट्रा। हिंदी लिखेंगे इसका। देखिए ये ये भिन्न भिन्न आकार में, ये भिन्न भिन्न आकार में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भिन्न भिन्न आकार में पाए जाते हैं, जैसे ये भिन्न भिन्न आकार में पाए जाते हैं, ये भिन्न भिन्न आकार में पाए जाते हैं, जैसे जैसे त्रिभुजाकार, जैसे त्रिभुजाकार, कौमा वृत्ताकार, ये भिन्न भिन्न आकार में पाए जाते हैं, जैसे जैसे त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, कौमा वृत्ताकार, वृत्ताकार, कौमा आयताकार। ठीक है, वृत्ताकार, कौमा आयताकार, वृत्ताकार, कौमा आयताकार, और सॉरी आयताकार, कौमा कौमा दे दीजिएगा, और नहीं लिखिए अभी, कौमा कौमा बोट के आकार का, वही वह नाव के आकार का, कौमा नाव के आकार का, या नौकाकार भी लिखते हैं उसको, नाव के आकार का। ठीक है, नाव के आकार का, और क्या बोलिएगा, और लंबवत, और लंबवत इत्यादि होता है, और लंबवत इत्यादि खाली कर लीजिएगा, और लंबवत इत्यादि सिर्फ। ठीक है, इत्यादि और लंबवत इत्यादि। चलिए, अब देखिए, दे आर नॉन मोटाइल, ये अचलनशील होते हैं। क्यों? बिकॉज, क्योंकि, दे आर नॉन मोटाइल, यानी ये अचलनशील होते हैं क्योंकि, बिकॉज फ्लैजेला आर एब्सेंट, क्योंकि कसाभिका क्या होता है जी? अनुपस्थित होता है। तो इस कारण से ये अचलनशील होते हैं। जिसमें भी कसाभिका पाया जाएगा वो चलनशील होगा। जिसमें कसाभिका मतलब आपको बताया था, फ्लैजेला मतलब एक पूंछ के समान संरचना होता है। तो जिसमें भी फ्लैजेला पाया जाएगा यानी कि वो चलनशील होंगे, और जिसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा वो अचलनशील होंगे। तो इसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता है, इसलिए दे आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल को हिंदी में कहते हैं अचलनशील। बात समझ में आया? नॉन मोटाइल मतलब अचलनशील, बिकॉज यानी कि क्योंकि। ठीक है, तो इसका क्या लिखिएगा हिंदी? ये अचलनशील होते हैं, ये अचलनशील, ये अचलनशील होते हैं क्योंकि इसमें, ये अचलनशील होते हैं क्योंकि इसमें कसाभिका, ये अचलनशील होते हैं क्योंकि इसमें कसाभिका अनुपस्थित होते हैं। बात समझ में आया? ये अचलनशील होते हैं क्योंकि इसमें कसाभिका अनुपस्थित होते हैं। और कसाभिका जब अनुपस्थित होगा तो ये क्या होंगे? चलेंगे कि नहीं? नहीं चलेंगे सर, ये नॉन मोटाइल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये सूक्ष्मदर्शीय होते हैं बाबू, इनको खुले आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। ये सूक्ष्मदर्शीय, ये सूक्ष्मदर्शीय होते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्मदर्शीय होते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, यानी ये सूक्ष्मदर्शीय होते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, यानी कि ये सूक्ष्मदर्शीय होते हैं। ठीक है,
दे आर नॉन मोटाइल यानी कि ये अचलनशील होते हैं क्योंकि इनमें कशाभिका नहीं पाया जाता है। ठीक है। हाँ, सूक्ष्मदर्शी होने का मतलब होता है कि इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं क्या, कि ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं। ठीक है, देख लिए ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखिएगा, दे फ्लोट, दे फ्लोट, फ्लोट मतलब तैरना, दे फ्लोट पैसिवली, पैसिवली मतलब निष्क्रिय, निष्क्रिय। एक होता है ना सक्रिय निष्क्रिय, सॉरी इसको सुधार लीजिएगा, निष्क्रिय। दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज मतलब जलाशय, जलाशय मतलब जल का सतह, जल का स्तर, पूरा जल का जितना जल अगर कहीं है, कहीं पानी लगा हुआ है तो उसको हम जलाशय कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये हो गया वाटर बॉडीज। दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर बॉडी ड्यू टू, ड्यू टू लो मोलिक्यूलर वेट, लो मोलिक्यूलर वेट। लो मोलिकुलर वेट का मतलब क्या हुआ, मोलिकुलर वेट मतलब होता है आणविक भार, और इनके आणविक भार कम होने के कारण ये जलाशय में निष्क्रिय रूप से तैरते रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, कॉल्ड, कहा जाता है प्लैंकटन, PLANKTON, प्लैंकटन, याद रखेंगे इस बात को। प्लैंकटन किसको कहा जाता है, तो ये जो क्राइसोफाइटस है इसका आणविक भार कम होता है, क्राइसोफाइटस का आणविक भार क्या होता है जी, कम होता है। तो आणविक भार कम होने के कारण यानी कि मोलिक्यूलर वेट कम होने के कारण ये पानी में क्या होते हैं, निष्क्रिय रूप से तैरते रहते हैं। सक्रिय और निष्क्रिय ये क्या बोल रहा है सर, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सुनिएगा, मान लीजिए कि इसमें से कितने लोगों को तैरने आता है, अच्छा इतने लोगों को तैरने आता है, अगर मान लीजिए आप लोग को उठा के पानी में रख दिया जाए, फेंका नहीं जाए, रख दिया जाए, तो आप क्या करिएगा, तैरिएगा कि उसमें मतलब अपने से तैरिएगा कि वो पानी अपने हिसाब से जिधर बहा के ले जाएगा उधर जाइएगा। सर तैरने नहीं आता है तो पानी जिस तरह ले जाएगा उधर जाएंगे, तो इसका मतलब उसको कहा जाएगा निष्क्रिय रूप से तैरना। जिसको तैरने आएगा वो अपने हिसाब से तैरेगा, पानी के बहाव के वो विपरीत दिशा में तैर के बाहर निकलेगा, तो उसको कहेंगे सक्रिय रूप से तैरना। तो पानी में कोई लकड़ी का टुकड़ा निर्जीव वस्तु किस प्रकार तैरता है, सक्रिय रूप से कि निष्क्रिय रूप से, सर निष्क्रिय रूप से। अगर निर्जीव वस्तु कोई पानी में तैर रहा है तो वो तो निष्क्रिय रूप से ना तैर लेगा, वो अपने हिसाब से थोड़ी तैर सकता है, वो तो पानी जिधर ले जाएगा पानी के बहाव के हिसाब से वो तैरते रहेगा, तो उसको बोलेंगे प्लैंकटन। पानी में तैरने वाले किसी भी वस्तु को जो निष्क्रिय रूप से पानी के बहाव के कारण तैर रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं प्लैंकटन। तो वही बोला गया है, दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर बॉडीज ड्यू टू लो मोलिकुलर वेट कॉल्ड प्लैंकटन, यानी कि इसके आणविक भार कम होने के कारण ये पानी में निष्क्रिय रूप से तैरते हैं और इसे प्लैंकटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, प्लैंकटन। अगर पूछा जाए आपसे कि प्लैंकटन क्या है, तो प्लैंकटन का मतलब होता है कि इनका आणविक भार कम होने के कारण ये पानी में निष्क्रिय रूप से तैरते रहते हैं और उसी को क्या कहा जाता है, प्लैंकटन कहा जाता है। लिख लीजिए इसको। हिंदी बोले, लिखिए ये जलाशयों में, जलाशय यानी कि पानी, ये जलाशयों में
कम आणविक भार होने के कारण, ये जलाशयों में कम आणविक भार होने के कारण, ये जलाशयों में कम आणविक भार होने के कारण, ये जलाशयों में कम आणविक भार होने के कारण निष्क्रिय रूप से तैरते रहते हैं। निष्क्रिय रूप से, निष्क्रिय रूप से तैरते रहते हैं। ऐसा नहीं लिखिएगा, ये गलती से लिखा गया है, सुधार लेंगे आप लोग। निष्क्रिय रूप से तैरते रहते हैं, हाँ ऐसा होता है। इन्हें दिया है बुक में, हाँ निश्चेष्ट शुद्ध हिंदी भाषा हो गया, उसी को बोलते हैं निष्क्रिय रूप से। हाँ निष्क्रिय रूप से बहते मने तैरते रहते हैं, वही ना बात भाई। निष्क्रिय रूप से तैरते रहते हैं, जिसे जिसे प्लैंकटन कहा जाता है, जिसे प्लैंकटन, हिंदी में देखिएगा लिखा होगा प्लैंकटन, लिखा है प्लैंकटन कहा जाता है, ब्रैकेट में लिखा होगा, जिसे प्लैंकटन कहा जाता है। हो गया, जिसे प्लैंकटन कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, मेजोरिटी ऑफ क्राइसोफाइटस, majority of chrysophytes are photosynthetic, majority of chrysophytes are photosynthetic, ठीक है, फोटोसिंथेटिक, मेजोरिटी ऑफ क्राइसोफाइटस आर फोटोसिंथेटिक, यानी इसका मतलब हुआ अधिकांशतः क्राइसोफाइटस, लिख लीजिएगा आप लोग, मान लीजिए काहे के लिए इंक खर्च करवाइएगा, आप लोग लिख लीजिए अधिकांशतः क्राइसोफाइटस। अच्छा रुकना है, लिखिए अधिकांशतः क्राइसोफाइटस प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अधिकांशतः क्राइसोफाइटस प्रकाश संश्लेषी होते हैं। हो गया, अधिकांशतः क्राइसोफाइटस क्या होते हैं जी, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। लिख लिए, अधिकांशतः क्राइसोफाइटस प्रकाश संश्लेषी होते हैं। अच्छा अब सुनिएगा, अब लिखेंगे क्राइसोफाइटस जो होता है ये एक ओवरलैपिंग सेल के समान बना हुआ होता है। ओवरलैपिंग सेल का मतलब जैसे साबुनदानी नहीं हुआ, फिट एज अ सॉफ्ट बॉक्स। एनसीईआरटी का पॉइंट है, एनसीईआरटी का एक लाइन है देखिएगा, लिखा होगा इन डाइएटम द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल, ठीक है, विच फिट टुगेदर एज इन अ सॉफ्ट बॉक्स, ऐसा लिखा हुआ होगा। इन डाइएटम द सेल वॉल लिख लेंगे,
लैंग्वेज लिख लीजिए, इन डाई एटम द सेल wall form two the cell wall form two thin overlapping cell. In diatom the cell wall form two thin overlapping cell which fit together as a top box. क्या बोला गया है? इन डाइएटम द सेल wall form two thin overlapping cell which fit together as a soft box. यानी डाइएटम में कोशिका भित्ति दो पतले आच्छादित कोशिकाओं आच्छादित आवरण से बने होते हैं, जिसे हम क्या, जो आपस में साबुनदानी के भांति हीटर होते हैं। हाँ, जैसे सीप देखे होइएगा आप लोग, ओवरलैपिंग सेल नहीं होता है, साबुनदानी देखे हैं बॉक्स, वैसे ही दो आवरण सेलों का आच्छादित होता है, मतलब ओवरलैपिंग होता है, एक के ऊपर एक ओवरलैप रहेगा साबुनदानी के भांति। बात समझ में आया? वहीं हिंदी लिख लेंगे, इसका हिंदी बोलें? अच्छा उतार लीजिए तभी हिंदी बोलेंगे। हिंदी लिखिए, डाइएटम में कोशिका भित्ति डाइएटम में कोशिका भित्ति दो, नहीं ऐसे लिखिएगा, डाइएटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी के भांति, डाइएटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी के भांति दो पतले, साबुनदानी के भांति दो पतले अतिछादित कोशिकाएं बनाती है। दो पतले अतिछादित डाइएटम में कोशिका भित्ति, दो बार कोशिका भित्ति का लिख लिए हैं। डाइएटम में कोशिका भित्ति क्या लिखे हैं? साबुनदानी के भांति, देखिए छोड़ दिए हैं आप, ये उसको डाइएटम में कोशिका भित्ति, दो बार कोशिका लिख लिए हैं, एगो कोशिका भित्ति काटिए, डाइएटम में कोशिका भित्ति। आप अकेले आज कहाँ बैठे हैं? हाँ, साथ में बैठते हैं ना, ताकि मान लीजिए एक बच्चा से दूसरे बच्चा को हेल्प मिलता। तो डाइएटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी के भांति दो पतले अतिछादित कोशिकाओं का बना होता है। कवच, सर एक मिनट, हाँ कवच बनाती है। सेल बने, यहाँ कोशिका नहीं ना होगा, कवच होगा। ये SHELL लिखे हैं, अतिछादित कोशिका बनाती है। अरे यार फिर कोशिका बोलवा दिए हमसे। अतिछादित कवच बनाती है। काय अतिछादित कोशिका बोल रहे हैं? अतिछादित, भाई इधर से ही बोलवा दिए हैं कोशिका, तो हमारे मुंह से निकल गया है कोशिका। अतिछादित कवच बनाती है। कवच नहीं जानते हैं? बाहरी परत, ठीक है। क्या बोला गया? डाइएटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी के भांति दो पतले अतिछादित कवच बनाती है। दो पतले अतिछादित मतलब होता है एक पर एक ओवरलैप, साबुनदानी के भांति अतिछादित कवच का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए अब लिख लेंगे द सेल वॉल
of diatoms are embedded with the cell wall of diatoms are embedded with silica so they are indestructible. The cell wall of diatoms are embedded with silica. Okay, the cell wall of diatom are embedded with silica, so they are indestructible. ठीक है, देख लीजिए, द सेल वॉल ऑफ डाइएटम्स आर embedded with silica, so they are indestructible. Indestructible का मतलब क्या होता है? जो नष्ट नहीं हो सकता हो। मैं समझ में, जो नष्ट नहीं हो सकता हो। तो हिंदी लिख लीजिए, देखिए इनका कोशिका भीति जो होता है ना डाइएटम का, इस सिलिका में, सिलिका से क्या होता है? ढका हुआ होता है। सिलिका में धंसा हुआ होगा तो बाहर से सब इसमें सिलिका होता है, और सिलिका के होने के कारण ये इतना मजबूत हो जाता है इनका कोशिका भीति कि ये आसानी से नष्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग घोंघा के आवरण को देखे होइएगा, किस प्रकार से शंख के आवरण को देखे होइएगा। शंख देखे बजाने वाला, उसके अंदर जीव रहता है, जो 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 उसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मर जाता है, तो उसके बाद वो अपने खाल को छोड़ देता है। खाल मतलब वो अपने बाहरी खाल को जो छोड़ता है ना, कवच को जो छोड़ता है, वही कवच होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, उसी कवच को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए लड़का है, रखा भी है, ठीक है। तो ये जो ये बाहरी कवच जो देख रहे हैं, ये बहुत हार्ड होता है, ये नष्ट जल्दी नहीं हो सकता है। ये इनको, इनका बॉडी जो है, ये इनको इनके बॉडी को ये बचाने का काम करता है, इनके बॉडी को ये बचाता है। ये बनावटी है ना। अच्छा अब सुनिएगा, हिंदी लिखेंगे, इनकी लिखे डाइएटम की कोशिका भीति, लिखेंगे डाइएटम की कोशिका भीति। डाइएटम की कोशिका भीति में सिलिका होता है। डाइएटम की कोशिका भीति में सिलिका होता है, इसलिए डाइएटम की कोशिका भीति में सिलिका होता है, इसलिए सिलिका होता है, इसलिए ये कोशिका भीति नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए ये कोशिका भीति नष्ट नहीं होते हैं। हो गया? चलिए क्या है? द सेल वॉल ऑफ डाइएटम आर एम्बेडेड विथ सिलिका। अच्छा देखिए, इनकी जो कोशिका भीति होता है ना, इनका जो बाहरी कवच होता है कोशिका भीति, ये किस, इसमें कौन होता है, क्या चीज का बना हुआ होता है? सिलिका का बना होता है। और सिलिका का बना हुआ होने के कारण, यानी देखिए एम्बेडेड मतलब होता है धंसना, यानी कि इनका कोशिका भीति किसमें धंसा हुआ होता है? सिलिका में। कोशिका भीति सिलिका में धंसा होता है, मतलब कि क्या, इसका मतलब यही हुआ इनके पूरे बाहरी परत पर सिलिका होता है, और सिलिका होने के कारण ये क्या होते हैं? इंडेस्ट्रक्टिबल। इंडेस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है जो नष्ट नहीं हो सकता हो, उसको इंडेस्ट्रक्टिबल कहा जाता है। याद रखेंगे, इंडेस्ट्रक्टिबल जो नष्ट नहीं हो सकता हो। अब उसके बाद दे लेफ्ट बिहाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ देयर सेल वॉल ओवर दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर। यानी इसका मतलब हुआ
ये कई वर्षों, कई हजार वर्षों तक ये अपने आवासों में, इन देयर हैबिटेट, ये अपने आवासों में अपने कोशिका भित्ति को जैसे जैसे मरते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। अरे जैसे जैसे मरेंगे तो ये क्या होगा, ये हजारों वर्षों तक मरते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। इस कारण से क्या होगा, हजारों वर्षों में बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में इनका कोशिका भित्ति एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और इसके कारण वहां का मिट्टी जो है ग्रिटी हो जाएगा। मिट्टी ग्रिटी कहने का मतलब क्या हुआ, कणिकमय हो जाएगा। मिट्टी कैसे हो जाएगा, कणिकमय हो जाएगा। और उस मिट्टी को हम लोग कहेंगे डाइएटोमेसियस अर्थ। क्या कहा जाएगा उस मिट्टी को, डाइएटोमेसियस अर्थ। मतलब हम ये बताएं आपको कि ये अपने आवास में कई वर्षों तक अपने मरने के उपरांत जैसे जैसे ये मरते जाएंगे और जहां रहेंगे आवास में। अब एक बात बताइए, मान लीजिए कि बाबू आप रोज ऐठा खाते हो, घोंगा खाते हैं, घोंगा खाते हैं, इसमें से कितने लोग घोंगा खाते हैं? ऐठा खाया जाता है, घोंगो खा जाते हैं क्या आप लोग? हाँ ऐठा खाते हैं, हमको लगा घोंगो नहीं छोड़ते हैं। अच्छा अब सुनिए, मान लीजिए, अच्छा वो सब एक एक कैटेगरी का है बाबू। आप अगर ऐठा खा रहे हैं तो घोंगा भी आपको खाना चाहिए। ऐठा हमारे पूर्वज लोग पहले से नहीं खाते थे घोंगा, तो हम लोग नहीं खा रहे हैं। लेकिन कुछ जगह पे जाइएगा तो भाई वहाँ मच्छर नहीं छोड़ रहा है सब, घोंगा तो बातें छोड़िए, हाँ मच्छर को भी नहीं छोड़ेगा सब। बेचारा भले मलेरिया भी हो जाएगा उस मच्छर को, तब वो खा जाएगा सब। अच्छा अब सुनिए एक बात बताइए, मान लीजिए कि अगर आप लोग घोंगा खाते हुए, घोंगा को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग लैंड स्नेल। लैंड स्नेल को नहीं खाया जाता है, वाटर स्नेल को हम लोग खाते हैं। पानी में रहने वाला जो घोंगा है, मैंने ऐठा जिसको अपने कॉमन भाषा में हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग वाटर स्नेल को खाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा मटेरियल कम रहता है। लेकिन अगर ये वाला खाते तो ज़्यादा मटेरियल रहता है, फायदा ज़्यादा होता है, पीस पीस थोड़ा बड़ा मिलता है, ठीक है, मांस का टुकड़ा थोड़ा ज़्यादा मिलता है। अच्छा आप सुनिए, तो यहाँ क्या होता है कि ये अगर आप बार बार किसी को देखिएगा, अगर किसी घर रोज ऐठा आता है, रोज ऐठा है, तो क्या होगा, उसके घर के पीछे में, घर के पिछवाड़े साइड में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वो इकट्ठा हो जाएगा बहुत ज्यादा संख्या में। क्या इकट्ठा हो जाएगा जी, तो उसका ऐठा का सेल, ऐठा का आवरण, सेल सी डबल एल वाला सेल नहीं, एस एच ई डबल एल, ऐठा का आवरण जो है ये इकट्ठा हो जाएगा। इसके कारण वहां का मिट्टी जो है जहाँ रखा हुआ रहेगा, वहां का मिट्टी देखिएगा ग्रिटी हो जाएगा, कणिकमय हो जाता है। क्योंकि इसके टुकड़े से अब धीरे धीरे वो मिट्टी ये बनते जा रहा है, इसका टुकड़ा पूरा ये उसमें गलते जाएगा, गलने के साथ साथ उसका छोटा छोटा कण जो है, टुकड़ा जो है मिट्टी में बन छा जाएगा। इसके कारण वहां का मिट्टी कैसा हो जाएगा, पूरा एकदम कणिकमय हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे होता है, यह अपने आवास में जहाँ रहते हैं ना, जैसे जैसे मरते जाएंगे ये अपने जो सेल है, जो आवरण है, उसको तो छोड़ देंगे वहीं पे ना। तो ये कई बिलियन वर्षों, कई मैंने कई हजार साल तक, कई हजार वर्षों तक जब ये अपने आप ये क्या बोलते हैं, जब ये अपने आवरण को अपने आवास में छोड़ते हैं, तो वहाँ का मिट्टी कैसा बन जाता है, कणिकमय बन जाता है, ग्रिटी हो जाता है। और उस मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइएटोमेसियस अर्थ कहते हैं। डाइएटोमेसियस अर्थ यानी कि ये हो गया डाइएटम वाला मिट्टी, वहाँ का मिट्टी हो गया डाइएटम के आवरण का बना हुआ। और वो मिट्टी जब ग्रिटी होगा यानी कणिकमय होगा, तो उसका उपयोग होता है कॉस्मेटिक आइटम को घिसने में, श्रृंगार सामग्री जो है उस सबके घिसाई में, या फिर ये सिरप के फिल्ट्रेशन में, जो सिरप पीते हैं सिरप के फिल्ट्रेशन में, या फिर ऑयल, ऑयल जो होता है ना, ऑयल के फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब निस्यंदन, यानी कि उसके छानने में उसका उपयोग होता है, निस्यंदन में, ठीक है। तो चलिए इसके बाद इसका लैंग्वेज लिख लीजिए। नेक्स्ट लैंग्वेज जो है यही है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे डाइएटम, डाइएटम हैव left behind a large number of their cell wall in diatoms have left behind a large number of their cell wall in
in their habitats over a billion their habitats accumulation over a billion year कर दीजिएगा। habitats these accumulation यानी ये इकट्ठा कई हजार वर्षों तक होता है। दिस accumulation over a billion years 10 बिलियन ईयर्स कई वर्षों तक होगा। Diatoms have left behind a large number of their cell wall in their habitats. This accumulation over okay this accumulation over a billion years हो गया, लिख लिए। हिंदी बोला जाए यानी डाइएटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ देयर सेल वॉल इन देयर हैबिटेट्स दिस accumulation over a billion years। अच्छा इसी में जोड़ लीजिए, काहे के लिए अलग लैंग्वेज लिखा जाएगा। इज रेफर्ड टू एज मतलब इसको क्या कहा जाए, इज रेफर्ड टू एज और डाइएटोमेसियस अर्थ। थोड़ा लैंग्वेज बड़ा हो गया ना। डाइएटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ देयर सेल वॉल डिपोजिट इन देयर हैबिटेट भी बोल सकते हैं। सेल वॉल डिपोजिट इन देयर सेल वॉल होना चाहिए। डाइएटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ देयर सेल वॉल यहाँ जोड़ लीजिए ना थोड़ा, डिपोजिट खाली इन लगा दे, डिपोजिट इन बस, डिपोजिट इन देयर हैबिटेट मतलब इकट्ठा करते हैं अपनी आवास में। डाइएटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ देयर सेल वॉल डिपोजिट इन देयर हैबिटेट्स। ठीक है, यानी डाइएटम अपने आवास में कई हजार अपने आवास में क्या करते हैं, हिंदी बोला जाए। अच्छा बाकी है, उतारिए जल्दी, क्या काट कुट कर दिए जी। इतना कॉम्प्लेक्स क्यों लिखते हैं आप लोग, थोड़ा उसको फ्रेश लिखते, थोड़ा स्पेस देकर लिखते। एक में एक एकदम से कॉपी इतना मत बचाइए, नहीं तो समझ में कम आएगा। थोड़ा जितना फ्रेश लिखिएगा उतना अच्छा है, समझ में आएगा। डाइएटम हो गया, हिंदी बोलो। इसका मतलब क्या हुआ कि डाइएटम जिस आवास में रहते हैं, अपने आवास में कई वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक अपने कोशिका भित्ति को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। और कई हजार वर्षों से एकत्रित होने के कारण ये मतलब होने के कारण इनके आवरण का कई हजार वर्षों तक एकत्रित होने के कारण वहाँ का मिट्टी क्या कहलाता है, डाइएटोमेसियस अर्थ कहलाता है। ठीक है, वहीं लिखे हैं इज रेफर्ड टू एज मतलब इसे कहा जाता है डाइएटोमेसियस अर्थ। चलिए लिखेंगे, हिंदी लिख लेंगे डाइएटम, लिखे डाइएटम हो गया। मरने के बाद लेफ्ट बिहाइंड,
हाँ ऐसे लिखे ना, डाइएटम, उसी को बोलते हैं मृत डाइएटम। चाहे लिख लीजिए ना सीधे से, डाइएटम मरने के बाद अपने आवास में, डाइएटम मरने के बाद अपने आवास में, डाइएटम मरने के बाद अपने आवास में, अपने आवास में अपने कोशिका भित्ति, अपने कोशिका भित्ति के अवशेष को भारी संख्याओं में छोड़ जाते हैं। अपने कोशिका भित्ति के अवशेष को भारी संख्याओं में छोड़ जाते हैं। क्या बोले हैं? डाइएटम मरने के बाद, चाहे मृत डाइएटम, वही हुआ डाइएटम मरने के बाद अपने आवास में अपने कोशिका भित्ति के अवशेष को, अपने आवास में अपने कोशिका भित्ति के अवशेष, अवशेष मतलब क्या हुआ? बचा हुआ भाग, कोशिका भित्ति का जो बचा हुआ भाग होता है वो कहाँ छोड़ जाते हैं? मरने के बाद मर जाएंगे तो कोशिका भित्ति के अवशेष, अपने कोशिका भित्ति के अवशेष, क्या लिखे हैं? अपने कोशिका भित्ति के अवशेष को भारी संख्या में छोड़ जाते हैं। कहीं आप पीछे रह जा रहे हैं जी लिखने में, भारी संख्या में छोड़ जाते हैं। पर अगर आप चेंज करके लिखिए, ये भारी संख्या में छोड़ जाते हैं, लिखेंगे ये करोड़ों वर्षों से, ये करोड़ों वर्षों से, ये करोड़ों वर्षों से जमा हुए अवशेष, ये करोड़ों वर्षों से जमा हुए, बाप रे बड़ा दिक्कत है, वर्षों वैसे लिखा जाता है जी, ये करोड़ों वर्षों से, ये करोड़ों वर्षों से जमा हुए अवशेष डाइएटमी मृदा कहलाते हैं। डाइएटमी मृदा, डाइएटमी मृदा कहलाते हैं। डाइएटमी मृदा, मृदा माने मिट्टी, मृदा ना, घर पे बुक काहे नहीं पढ़ रहे हैं भाई मेरे? मृदा को ऐसे लिखे हैं मृदा, ये मृदा है जी। आपके दुख को देख के तो हमारा दुख बढ़ जा रहा है भाई। आप ही के गम को देख कर अपना गम भुला दे रहे हैं। ऐसे लिखे भाई मेरे, हमको थोड़ा कम ही हिंदी आता है, फिर भी हम आपको हिंदी सिखा रहे हैं। मृदा, घर पे बुक पढ़िए, जब बुक पढ़िएगा ना तो वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या बोले हैं, करोड़ों वर्षों से, सुनिएगा हम क्या बोले हैं आपको, डाइएटम क्या होते हैं? मरने के बाद अपने कोशिका भित्ति के एक भारी संख्या को, भारी संख्या में कोशिका भित्ति के अवशेष को छोड़कर, अपने आवास में छोड़कर चले जाते हैं बेचारे। अच्छा, उसके बाद ये कई वर्षों से एकत्रित हुए कोशिका भित्ति का अवशेष क्या कहलाता है? डाइएटमी मृदा कहलाता है। बस इतना ही बात है यहाँ पे। अच्छा, बेइंग ग्रिटी मतलब कि अगला आपका एनसीईआरटी का लाइन होगा, बेइंग ग्रिटी यानी रवेदार होने के कारण, चाहे रवेदार, ग्रिटी मतलब होता है रवेदार, तो बेइंग ग्रिटी दिस, बाप रे इतना डेंजर तरीके से छींक किया जाएगा जी, हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसे छींक रहे हैं। लिखिए बेइंग ग्रिटी मतलब, बेइंग ग्रिटिंग का मतलब, बेइंग ग्रिटी का मतलब हुआ रवेदार चाहे कणिकमय होने के कारण। बेइंग ग्रिटी दिस सोइल्स
आर यूज्ड इन पॉलिशिंग पॉलिश करने में, पॉलिशिंग कॉमा पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ polishing and filtration of oil and syrup. बस लास्ट पॉइंट होगा, ठीक है। तो बेंग्रिटी दी सॉइल्स आर यूज्ड इन पॉलिशिंग कॉमा पॉलिश करने में, पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल एंड सिरप, यानी कि हिंदी लिखिए, लिखेंगे रवेदार, 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 ब्रैकेट में कर लीजिए कणिकमय। रवेदार को ही कहते हैं कणिक, कणी क मकर म यकर य, कणिकमय हो गया। घर पे पढ़िए, अण वाला र होता है इसमें, अण हर्षई, कणी आ क कणिक मय मय, देख लिए। रवेदार होने के, रवेदार आप ब्रैकेट में क्या लिख लिए, कणिकमय। तो रवेदार ब्रैकेट में कणिकमय होने के कारण इस मिट्टी का, मिट्टी यानी मृदा, इस मिट्टी का उपयोग, इस मिट्टी का उपयोग होने के कारण के बाद आगे बढ़िए ना, इस मिट्टी का उपयोग, इस मिट्टी का उपयोग पॉलिश, इस मिट्टी का उपयोग पॉलिश करने, इस मिट्टी का उपयोग पॉलिश करने तथा 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 तेलों तथा सिरप, तथा तेलों और सिरप, तेलों और सिरप के निस्यंदन, फिल्ट्रेशन मतलब होता है छानना, माने निस्यंदन, सिरप के निस्यंदन, निस्यंदन, नी आधा तलावे सा होता है, यंदन, सिरप के निस्यंदन में होता है। क्या लिखे हैं, रवेदार होने के कारण इस मृदा यानी मिट्टी का उपयोग पॉलिश करने तथा तेलों और सिरप के निस्यंदन में होता है। चलिए एक लास्ट पॉइंट है, डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर। सबसे लास्ट आप एनसीईआरटी का पॉइंट देखेंगे, डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ, चीफ प्रोड्यूसर, डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस, यानी ओशियन मतलब समुद्र, यानी समुद्र का सबसे मुख्य उत्पाद कौन होता है जी, डायटम होता है। तो इसका मतलब हुआ डायटम समुद्र का सबसे मुख्य उत्पाद होता है, सबसे ज्यादा। देखिए यही पॉइंट दिया होगा लास्ट में, समुद्र का मुख्य उत्पादक। क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, इस लाइन से भी नीट का क्वेश्चन है। और जो है इतना जो लैंग्वेज वाइज लिखे हुए थे, बेंग्रिटी माने ग्रिटी होने के कारण इसका उपयोग कहाँ होता है, इस लाइन से भी नीट का क्वेश्चन है। ये मैं लाइव में बता रहा हूँ आप लोग को, नीट का क्वेश्चन बैंक निकालिए और उसमें देख लीजिए, इसे क्वेश्चन है 100% ठोकुआ मुहर मार के बता दिया जाएगा, ठीक है। डायटम सब लेफ्ट बिहाइंड, पूरा पॉइंट से नीट का क्वेश्चन है। डायटोमेसियस अर्थ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायटमी अर्थ से, हिंदी बोले। देखिए डायटम समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं, हो गया, मुख्य उत्पादक होते हैं। डायटम समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं, समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। इस सब में एनसीईआरटी से ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है बाबू, एनसीईआरटी जितना है मोर देन इनफ है।
उससे ज्यादा क्वेश्चन नीट में आपको नहीं मिलेगा। निस्यंदन बोला जाता है वो फिल्टर करना। फिल्टर तो समझ में आ गया? हाँ, बस समझ में आया। अच्छा, ये काहे छानने में मदद करता है? कोई अगर मान लीजिए असम साइड में अगर रहे होंगे, दिल्ली साइड में अगर, या गुजरात साइड में रहे होंगे, कुछ जगह पे तेलों में न, ये सॉरी पानी में तेल का मात्रा ज्यादा होता है। असम साइड में क्या है कि कपड़ा पीला हो जाएगा जल्दी, अगर उधर आप रहते हैं तो वहां का पानी जो होता है उसमें तेल की मात्रा ज्यादा होता है पानी में। तो जब तेल का मात्रा ज्यादा होता है तो वहां जानते हैं पानी को फिल्टर किया जाता है। कैसे? तो पानी को लोग अपने तरीके से फिल्टर करता है, एकदम नेचुरल तरीके से। क्या करेगा? जैसे कोयला रख दिया, बालू रख दिया, एक बाल्टी कोयला, एक बाल्टी बालू, फिर एक बाल्टी, मतलब बालू यानी ग्रिटी, कणिकमय मिट्टी, तो इसलिए फिल्टर में उसका उपयोग होता है। तो वैसे ही उसको रख दिया गया, लास्ट में पत्थर रख दिया गया, बड़ा बड़ा कण, तब उसके बाद एक फ्रेश बाल्टी रख दिया गया जिसके ऊपर एक फ्रेश कॉटन का कपड़ा मान लीजिए बिछा दिया जाएगा, ताकि अगर कोई मान लीजिए इसमें से पानी ऊपर से टपक टपक के आ रहा है, 3-4 बाल्टी में से टपक के नीचे पानी आ रहा है, तो कोई कण ना आए। अगर कोई बालू का कण आ जाएगा तो मान लीजिए कि वो कण ऊपर छन जाना चाहिए, मतलब ऊपर ही रुक जाएगा वो, उस पतले से चादर जो बिछाया जाता है उस पर, और उसके बाद आपके बाल्टी में फ्रेश पानी आएगा, और उस पानी को आप पीजिए, वो एकदम नेचुरल तरीका से फिल्टर हो गया। जो बाहरी फिल्टर का पानी हम लोग पीते हैं, पानी कितना हो पी लीजिए आप, खोखला आपका शरीर है, आपके शरीर में पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जो होते हैं पानी में, वो नहीं मिल पाता है। कैसे नहीं, कैसे मिलेगा? वो तो फिल्टर इतना ना कर देता है उसको चाप के मशीन के द्वारा, कि वो बेचारा इतना फिल्टर हो जाता है, और उस टेस्ट के लिए पाउडर ऊपर से छिड़क देता है कि थोड़ा उसका स्वाद अलग हो जाता है। बस यही तो होता है। उससे अच्छा तो बैटरी वाला पानी हो तो आप पी रहे हैं, समझिए ना कि आप बैटरी वाला पानी पी रहे हैं, इतना ज़्यादा फिल्टर हो जा रहा है, उसका सारा न्यूट्रिएंट से खत्म हो जाता है। बैटरी वाला पानी से करंट नहीं लगता है, तो ये भी करंट नहीं लगेगा, न्यूट्रिएंट्स इसका सब हटाइए ले रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा आजकल पानी पीने से। तो अपना खुद से आप जो नेचुरल तरीके से फिल्टर जो भी आपको बताए हैं, तो यही इस सब का यूज उसमें होता है। तो डायटम समझ में आ गया? डायटम क्या होते हैं? ये समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। यहाँ तक आपका क्राइसोफाइटस खत्म हो गया। कल से हम लोग डाइनोफ्लेजेलेटस के बारे में पढ़ा जाएगा। डाइनोफ्लेजेलेटस जिसमें 2 फ्लेजेला होगा, ये सब टॉपिक कल से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।